उदारवाद। आज हम उदारवाद जो उसका अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद में कांग्रेस जो है उसने जो कार्य किया था उसको मुख्य रूप से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसका प्रारंभिक काल जो था वो उदारवादी के नाम से जाना गया और उसका बाद का जो काल जो था वो उग्रवादी विचारधारा जो उसके नाम से जाना गया। क्योंकि प्रारंभिक समय में जो कांग्रेस जो थी उसके पास में इतना साजो सामान नहीं था, इतने वो नहीं थी कि वो ब्रिटिश सरकार जो उससे लड़ सके। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्टाचार पत्र, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, इसके अलावा यानी कि अनुनय विनय करने की नीति इत्यादि के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार जो उसके सामने अपनी मांगे रखी थी। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जनता जो है और भी ज़्यादा जागृत हो गई और जनता जो उसने सक्रिय विरोध करना शुरू कर दिया, अर्थात अस्त्र और शस्त्र जो उनको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वो वाली विचारधारा जो थी वो उग्रवादी विचारधारा जो उसके नाम से जानी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति को बल मिलने लगा और वास्तव में कांग्रेस का इतिहास काफी कुछ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का ही इतिहास है। कांग्रेस के इतिहास को मुख्य रूप से हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला चरण 1885 से 1919 तक का और दूसरा चरण 1920 से 1947 तक था। पहले चरण को भी स्थूल रूप से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1885 से 1905 तक जिसका नेतृत्व उदारवादियों ने किया था और दूसरा भाग 1905 से 1919 तक का जिसमें उग्रवादी विचारधारा जो उसका दबदबा रहा था। अगली बात आती उदारवादी युग कि विचारों की दृष्टि से उदारवाद पाश्चात्य चिंतन की देन रहा है। उदारवाद राजनीतिक व्यवस्था को व्यक्तिवाद पर अवस्थित करता है। प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक उपादेयता को उदारवाद ने उभारा है। यूरोप में पुनर्जागरण के समय से ये विचारधारा विद्यमान रही और उदारवाद विवेक, वैचारिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, प्राकृतिक अधिकार, समानता तथा प्रगति में विश्वास आदि अवधारणाओं पर टिका हुआ था। उदारवाद और उग्रवाद ये दोनों ही शब्द कालवाची या समयवाची कहा जा सकते हैं। लोकमान्य तिलक के अनुसार आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, इसी प्रकार से आज के उग्रवादी कल के उदारवादी हो जाएंगे। तिलक के उद्गार इन शब्दों में के समयवाची होने की ओर इंगित करते हुए स्पष्ट करते हैं कि उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों ही परिवर्तनशील है और समय, परिस्थिति और देश की चिंतन धारा में इनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस की बाग पूरी तरह से उदारवादी अथवा नरम दल जो उसके हाथों में रही थी। अतः राष्ट्रीय आंदोलन का ये काल उदारवाद का युग कहलाता है। इस युग में भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव था जो अंग्रेजों तथा अंग्रेजी शासन के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे, उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे और बहिष्कार तथा सरकार के असहयोग जैसी क्रांतिकारी विचार जो उनके बिल्कुल विरुद्ध थे। वे उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और उनका दृष्टिकोण सर्वथा वैधानिक था, अर्थात वैधानिक तरीके से अपनी डिमांड करना चाहते थे। वे पूरी तरह से राजभक्त यानी कि देशभक्त और इसके साथ ही ब्रिटिश स्वामी भक्त थे और उनके हृदय में ब्रिटिश राज के प्रति कृतज्ञता जो उसके भी भाव थे। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अभिशाप नहीं बल्कि भारत के लिए उसे वरदान समझते थे और उसको भारत में हमेशा हमेशा के लिए बनाया रखना चाहते थे। उन्होंने अनेक सामाजिक संस्थाओं एवं रीति रिवाजों में सामाजिक समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना के लिए परिवर्तन का सुझाव दिया। वे भारत में प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं की स्थापना और नागरिक स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत करते थे। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने संवैधानिक आंदोलन का समर्थन किया और उनके द्वारा जिस राजनीतिक आंदोलन का प्रारंभ किया गया वे भारत की एकता, जातीय एवं सांप्रदायिक समन्वय, आधुनिकीकरण, सामाजिक रूढ़िवादिता तथा भेद एवं भेदभाव का विरोध, नवीन आर्थिक प्रगति तथा औद्योगिकरण का समर्थन करता है। उदारवादियों ने सेवाओं के भारतीयकरण, पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार, व्यवस्थापिका सभाओं के चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, विधि का शासन और स्वतंत्रता के अधिकार का व्यापक प्रयोग आदि पर ध्यान दिया। दादा भाई नौरोजी, सूर्यनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, लाल मोहन घोष, रास बिहारी घोष, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनाथ शास्त्री, रानाडे आदि नेता उदारवादी युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कुछ उदारवादी अंग्रेज जैसे ह्यूम, विलियम बेडमबर्ग, जॉर्ज यूल, मैक्वेन, स्मिथ आदि भी कांग्रेस के सदस्य रहे थे और इन्हें उदारवादी नेताओं ने 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया। इसीलिए भारत के राष्ट्रीय इतिहास में इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है। अगली बात आती उदारवादियों की मनोवृत्ति एवं विशेषता। अब हम ये देखते हैं कि उदारवादियों की मनोवृत्ति और मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही थी, जिसमें पहली बात आती
भारत की एकता। कि उदारवादियों की प्रवृत्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था भारतीयों में एकता की भावना का बोध कराना। उनका मानना था कि एकता के बिना भारत अपनी महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एकता के अभाव में भारत अपनी महानता को प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए हमें सबसे पहले पूरे भारत को स्नेह के बंधन में बांधना होगा। और दादा भाई नौरोजी ने भी इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि विभिन्न धर्मों को मानने वाली जनता में एकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी भी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उदारवादी नेताओं के प्रचार के फलस्वरूप भारत के बुद्धिजीवी वर्ग में एकता की भावना का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप विभिन्न धर्मों और व्यवसाय में लगे लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के नीचे इकट्ठे होने लगे और राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ जुड़ने लगे, और ये उदारवादियों की एक सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाती है। दूसरी बात आती है ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। कि कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के समर्थक और प्रशंसक थे। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे। उदारवादियों को ब्रिटिश जनतंत्रीय व्यवस्था में बहुत ज्यादा आस्था थी और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग की ओर लेकर गया है और स्वतंत्रता की भावना भी ब्रिटिश शासन ने ही भरी है और राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया है और देश की जनता को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी ब्रिटिश सरकार ने किया है। रानाडे के अनुसार भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों को नागरिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों का राजनीतिक शिक्षण देने की दृष्टि में सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। उनका यह भी कहना था कि हिंदू और मुसलमानों में वैज्ञानिक क्रियाकलाप, नवीन शिक्षण तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी होने के कारण प्रगति धीरे हो गई है और अंग्रेजों के आगमन ने यह स्थिति जो उसको बदल दिया और भारत को एक नई ज्योति दिखाई दी, आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है और अंग्रेजों के संपर्क में आने से हमें स्वतंत्रता की महत्ता जो उसका आभास हुआ है और सदियों की गुलामी और जड़ता को पाश्चात्य प्रभाव ने समाप्त कर दिया है। भारतीय नवजागरण को प्रारंभ हुए हैं। इस प्रकार से रानाडे ने अंग्रेजी शासन को दैवीय वरदान बताया है और इसी प्रकार से दादा भाई नौरोजी की धारणा थी कि अंग्रेजों का शासन भारत में चारों तरफ विकास के लिए वरदान का कार्य करेगा। उनका तो यह भी मानना था कि अंग्रेजों का उस समय तक भारत में बने रहना जरूरी है जब तक कि भारतीयों को वे स्वावलंबी बनाने संबंधी अपना न्यायता का उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते। उदारवादियों ने भारतीयों की इंग्लैंड के प्रति वफादारी और उनकी देशभक्ति के बीच गहरा संबंध स्थापित करने की कभी असुविधा महसूस नहीं की। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा था कि ईश्वर भविष्य में हमारी वफादारी को गहरा करे, हमारी देशभक्ति को और ज्यादा प्रोत्साहित करे और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हमारे संबंधों को और भी ज्यादा दृढ़ करे। तो इस प्रकार से जो उदारवादी लोग जो थे वो ब्रिटिश सरकार जो उसके साथ में हमेशा हमेशा के लिए अपने संबंध जो उनको बनाए रखना चाहते थे, किसी प्रकार से अपने संबंधों को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका तो मानना था कि भारत में जो भी विकास हुए, भारत में वो जो भी जागरण हुआ है, जो भी यानी कि हम लोग आधुनिकता की तरफ बढ़े हैं, उन सब का कारण कौन है? अंग्रेजी शासन ही है। अगर अंग्रेजी शासन नहीं होता तो शायद हमारे अंदर या हमें इतनी सारी चीजें जो है नहीं मिलती। तो इस प्रकार से वो ब्रिटिश शासन के प्रति हमेशा भक्ति भावना जो उसको रखते थे। तीसरा कारण आता है क्रमिक सुधारों के पक्ष में कि जो उदारवादी जो थे वो एकदम से सुधार नहीं करना चाहते थे, वो धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से सुधार जो उनकी मांग करके भारत जो उसमें लागू करना चाहते थे। कि उदारवादी नेता रूढ़िवादी तो थे ही और वे देश की शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते थे। उनका तो मानना था कि भारत में सुधार कार्य एक साथ लाना संभव ही नहीं है, इसीलिए वो धीरे धीरे सुधार करने में विश्वास करते थे और वे तो चाहते थे कि राजनीतिक और प्रशासकीय क्षेत्र में धीरे धीरे ही सुधार लाया जाना जरूरी है। वे भारतीय प्रशासन में भारतीय जनता के प्रवेश मात्र से भी संतुष्ट थे तथा भारत में जनता का समुचित भाग चाहते थे और वे व्यवहारिक सुधारवादी थे, इसीलिए बालू की रेत पर महल नहीं बनाना चाहते थे। और कांग्रेस के प्रारंभिक दिनों के प्रस्ताव से भी पता चलता है कि उनकी मांगे अत्यंत ही साधारण थी और कांग्रेस के नेता जो थे वो बड़े ही आदर्शवादी थे। वे हवाई किला नहीं बनाना चाहते थे, वे व्यवहारिक सुधारक थे तथा आजादी क्रमशः धीरे धीरे करके हासिल करना चाहते थे। फिरोज शाह जैसे नेता अंग्रेजों के संरक्षण में भारत के राजनीतिक शिक्षण का मार्ग ढूंढ रहे थे और उनका मानना था कि किसी दिन स्वयं अंग्रेज भारत की राष्ट्रीय मांगों को स्वीकार कर लेंगे। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी ब्रिटेन के मार्गदर्शन के
में भारत की प्रगति जो उसका स्वप्न देख रहे थे। अर्थात ये सब लोग क्या कर रहे थे कि यानी कि ब्रिटेन जो है वो हमें अपने आप हमारा मार्ग प्रदर्शित करेगा और हमें स्वतंत्र कर देगा, लेकिन हमें जो भी मांगे करनी है वो धीरे धीरे करनी होगी। हम एकदम से किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि जनता जो इतनी जागरूक नहीं है। इसलिए हमें धीरे धीरे क्रमिक सुधार जो करने होंगे। तो इस प्रकार से जो उदारवादी जो थे वो क्रमिक सुधार जो उनमें विश्वास करते थे।